नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, या यूं कहें कि अब महज 2.5 से 3 महीने का वक्त बचा है जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होने वाला है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी जहां विकास और रफ्तार के दावों के साथ, वादों के साथ जनता के बीच में, तो सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का दंभ भरने वाली विपक्षी इंडिया गठबंधन इस वक्त बिखरता जा रहा है। एकजुट होने के बजाय लगातार जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो बिखरती जा रही हैं। आज ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि अब बंगाल में वो 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी, और उसके बाद भगवंत मान का भी बयान आया है कि पंजाब में 13 वर्सेस 0 पर लड़ाई होने जा रही है, यानी कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर लड़ेगी। अब ऐसे में ममता बनर्जी के इस मास्टर स्ट्रोक ने 2 हिंदी भाषी प्रदेशों के लिए एक स्टैंड खड़ा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की, क्योंकि नीतीश का जो नज़रिया रहा है, पिछले कुछ दिनों में जो रवैया रहा है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों से तलखी बढ़ी है, लालू यादव से तलखी बढ़ी है, जो कि खबरें भी हमने देखी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी सीट शेयरिंग को लेकर अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी के इस मास्टर स्ट्रोक ने अखिलेश यादव और नीतीश कुमार के लिए क्या रास्ते खोल दिए कि अब कांग्रेस जो है वो बार्गेनिंग मोड में रहेगी और अपने अपने हिसाब से बिहार और उत्तर प्रदेश में सीटें तय की जाएंगी। इन पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में आम आदमी पार्टी से मदन भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से मोहित दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं, और समाजवादी पार्टी से मोहम्मद सारिक मौजूद हैं, और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भी गेस्ट जुड़ेंगे। सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं मोहित दीक्षित जी। अब बार्गेनिंग के मूड में है, बैकफुट पर है, ममता एकला चलो, पंजाब में भी एकला चलो, आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन कैसे सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे आप, बीजेपी को कैसे स्टैंड कर पा रहा है? आज सत्ता से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है, और सत्ता से फेंकने की मांग न केवल विपक्षी दलों का तो ये कर्तव्य बनता है कि उनको सत्ता से बेदखल करें, मगर आज वो जो 62% लोग जिन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विभिन्न दलों को वोट दे करके प्रयास किया था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाएगा, आज वो मांग कर रहे हैं कि हम इसमें दायित्व बनता है ये हमारे दलों का, जो भी आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के प्रयासरत हैं, उनका दायित्व बनता है कि उन 62% जनता की आवाज़ सुने और एक गठबंधन में जिन भी मुद्दों को लेकर के, चाहे जो अपने व्यक्तिगत मुद्दे हों या कोई भी मुद्दे हों, उनको दरकिनार करते हुए एक ऐसा सामंजस्य बनाए। और सामंजस्य बनाने के लिए मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, एक सामंजस्य बनाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं, और लगातार प्रयास बहुत सार्थक तरीके से चल रहे हैं। और आप देखिएगा अभी जनवरी के आखिरी में लगभग आपको सारे प्रयास दिखेंगे, और हमारी मूलतः फरवरी प्रारंभ में एक लिस्ट भी जारी हो जाएगी लोकसभा प्रत्याशियों की, जहां आप जो हमारे चैनल वाले बोलते हैं कि विपक्ष किस तरीके से प्रयास कर रहा है, तो उन प्रयासों को फलीभूत आप होते हुए देखेंगे जमीन पर जब हमारी लिस्ट जारी होगी लेकर के। और जहां हमारे घटक दलों की बात है, तो घटक दल जब प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रयास में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा राजनीति में हमेशा एक और एक दो नहीं हुआ करते हैं। तो अगर कहीं कोई डेवलपमेंट उस तरीके का जो हर विपक्षी दल अपने प्रयास को बता रहा है, उसको आकलन करने में जब हम जाएंगे, तो जरूरी नहीं कि उस आकलन को हम नकारात्मक रूप में लें, कभी कभी वो सार्थक। आप बंगाल की बात ले लें, तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इतनी परम मेजॉरिटी में नहीं है, या पंजाब ले लें, वहां पर भारतीय जनता पार्टी इतना नहीं कि वहां पर हमको इतना सोचना पड़े, वहां पर हमको यह देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम जिन लोगों से लड़ रहे हैं वो हमारे वोट भारतीय जनता पार्टी में ना जाए। रणनीति हमारी उस तरीके की बनानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप आकलन कर रहे हो, तो उस आकलन में उस चीज को भी ध्यान दीजिए कि हम एक और एक दो कर रहे हैं, या उसका एक प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने मकसद में पूरे हों। तो अगर आप उस चीजों को लेंगे, सीट शेयरिंग और जो ये बातें चलेंगी, सबका सम्मान रहेगा, सबकी बातें ली जाएंगी। सर, उत्तर प्रदेश में एक कहावत कही जाती है, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, अदरवाइज मत लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी पर आपने टिप्पणी कर दी, भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है। आप उत्तर प्रदेश और बिहार में कितने मजबूत हैं, आप बंगाल में कितने मजबूत हैं? ड्राइविंग सीट से आपने शुरुआत की थी, और आज आप कहां पर बैठे हुए हैं? तो मुझे लगता है कि पहले आपको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन का जो हस्त्र हो रहा है, बिखरती नजर आ रही है।
फिर अगर आप ये कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मैं बात अलग रख सकता हूं। अगर इंडिया गठबंधन की बात हो रही तो वहां पर बंगाल और पंजाब हर स्टेट वाइज हमको एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर हमें 62% लोगों की आवाज को कहीं ना कहीं शक्ति देनी है, ताकत देनी है, चलिए जवाब ले लेते हैं। वहां पर जब हम जाएंगे तो प्रयासों को कम से कम फलीभूत होने का एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। जो ये रोड सर मैप कहा तो ये भी जा रहा है कि आप अपने सहयोगी दलों के जरिए इन दोनों राज्यों में, या यूं कहें कि तीनों राज्यों में अपनी बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह आप गठबंधन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो। चलिए इस पर जवाब लेंगे, लेकिन मदन भाटिया जी को चर्चा में शामिल करते हैं। मदन भाटिया जी, दिल्ली में आप मिलकर लड़ेंगे, पंजाब में एक साथ लड़ेंगे, कैसे संभव है? देखिए, हम जनता के बीच कैसे जाएंगे? पूरे देश में इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ने जा रहा है। सर भगवंत मान जी के बयान को फिर क्या कहेंगे? सीट शेयरिंग की बात है, निश्चित रूप से आम आदमी सर दे ही नहीं रहे ना, 13 की 13 सीट पर बोल दिया अकेले आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है। हम फिर बता दें आपको, भगवंत मान जी या और कोई व्यक्ति जब तक हमारे केजरीवाल जी अपना कोई पूरा बयान नहीं दे देते हैं, सेकंड लाइन तो अपनी बात मानेगी। और निश्चित रूप से पंजाब में हम हर सीट पर जीते हैं। हम 90-92 सीटों पर हमारी जीत बहुत बड़ी बात है। एक विधानसभा में हम 60% के आसपास वोट पा के आए हैं। हम अकेले इतना मजबूत हैं तो निश्चित रूप से हम मांगेंगे। हमारे पास बार्गेनिंग के लिए जगह कौन सी है? दिल्ली और पंजाब है। बाकी हम एक हर स्टेट में एक 2-2 सीट जहाँ पर हमारे प्रत्याशी मजबूत हैं, जहाँ हमारा वोट शेयरिंग 5%, 7%, 14% है, वहाँ मांग रहे हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है। और मांगेंगे किससे? जो बड़ा दल है, कांग्रेस एक बड़ा दल है, पूरे देश का दल है, उससे हम निगोशिएशन भी कर रहे हैं, उससे अपनी मांग भी रख रहे हैं। और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन, मेरा मानना यह है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, इससे पहले बहुत अच्छा प्रयास करेगी और हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पदच्युत करने के में सक्षम हो पाएंगे। सर मांग तो वो रहे ना, आप कहाँ मांग रहे हैं? पंजाब में वो मांग रहे हैं आपसे, आप कह रहे हो नहीं हम पूरे 13 पे लड़ेंगे। और भगवंत मान उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं और बिना केजरीवाल के साथ चर्चा के बिना वो बयान ऐसा नहीं दे सकते, ये आपको भी पता होगा। आप तो गोवा में एक सीट मांग रहे हो, वो देने को फिलहाल तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। उस पर हमारी पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस सेल की जो मीटिंग होती है उसमें राघव चड्ढा भी हैं, उसमें श्री केजरीवाल जी भी हैं, आतिशी जी भी हैं, सौरभ भारद्वाज भी हैं, मान भी हैं, और हमारे पास गुजरात के नेता भी हैं। हमारे पूरे देश की जो जहाँ जहाँ हमारी पार्टी अच्छे वोट पा रही है, वहाँ के लोग अपनी बात बता रहे हैं, मांग रहे हैं। अरे मांगा तो सब जगह जाता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 80 सीट लड़ती थी, हैं, अब वो 10-11 सीटों पर समझौता करने पर तैयार हो गई है। कोई बुराई नहीं है उसमें। अगर वो देख रहे हैं कि अखिलेश यादव से हमारी बातचीत बन सकती है, आरएलडी से हमारी बातचीत बन सकती है, और अन्य दूसरे क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय क्षत्रपों को, कांग्रेस को निश्चित रूप से उनका अधिकार देना होगा। ठीक है, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो दिल्ली में हो। मोहम्मद सारिक को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद सारिक जी, जो आज मायावती का मास्टर स्ट्रोक है, आज अभी भी आप माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी का आज जो स्टैंड है उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर के, वो आप अपनी तरफ से साफ कर दीजिए कि आप क्या करने जा रहे हैं इस कदम के बाद। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर कोई परिवार है, अगर बड़ा परिवार है, तो उसमें छोटी छोटी बातें अक्सर होती रहती हैं। सर ये छोटी बात है? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ममता जी ने अगर ये आज बात कही, वो किस वजह से कही है, उस वजह पर आई है। एक छोटी सी वजह है, और कहीं ना कहीं ये बात जो है आपसी सहमति से बन जाता है। और इतना बड़ा परिवार है इंडिया गठबंधन, पूरे देश की जान समझ लिए गठबंधन है। सभी ऐसी पार्टियां हैं जिनकी अलग अलग स्टेटों में सरकार रही है या प्रेजेंट टाइम है, ऐसे मजबूत दल है। अगर थोड़ी बात होती है तो आपसी जो भी नेता लोग हैं वो सब मिलकर आपस में तय कर लेंगे। और समाजवादी पार्टी लगातार इस गठबंधन को मजबूत बनाने का हमेशा प्रयास करती रही है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी वो यही लगातार कहती आ रही है कि हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, और जिसको जहाँ पर जो पर लड़ने लायक प्रत्याशी है उसको वो सीट दी जाएगी। तो बिल्कुल हमारा स्टैंड क्लियर, हम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ जो है बिल्कुल लेके चलना है। और ये जो बातें आज हुई हैं इसको कहीं ना कहीं आगे मैनेज करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मोहम्मद सारिक जी, आपके लिए ये बहुत छोटी बात है, साफ ऐलान कर दिया गया भाई कि अब हम अकेले लड़ने जा रहे हैं बंगाल में। ममता जी ने किस वजह और आपको ये नहीं लग रहा है, आपको ये नहीं लग रहा है कि अब ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक तरह से ब्लैकमेल करते नजर आ रहे हैं सीटों के मामले में? ममता बनर्जी कह रही है हम अकेले लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है हम अकेले लड़ेंगे, आप भी कह रहे नहीं हम इतने से ज्यादा सीट नहीं देंगे। ऐसी बात नहीं है, बेचारा बना करके रख दिया साहब आप लोगों ने।
कांग्रेस को। ममता जी ने जिस वजह से ये बयान दिया है वो एक छोटी वजह है, उसको जो है वजह- कहीं ना कहीं बात करके आप वो आगे रिजल्ट पे किया जाइए ना, जाता है। वजह क्या और है, अगर चलिए मान छोड़ लीजिए अगर वो दीजिए। अकेले लड़ना चाहती है तो लोकतंत्र देखिए किसी सब लोग स्वतंत्र हैं, अगर वो लड़ना चाहते हैं लड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप अपने प्रत्याशी दीजिए, अपनी लिस्ट दीजिए, देखते हैं कौन जो प्रत्याशी लड़ने लायक है उनको वहां लड़ाया जाएगा, अगर नहीं लड़ने लायक तो वहां समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी को सवाल तो यही जवाब है ना देती आ रही, मोहित लड़ी दीक्षित जी, जाएगी। और देखिए सवाल तो यही है कांग्रेस ना। पार्टी एक बड़ी पार्टी है, पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, तो हम लोग का मकसद ये है कि जहां पर कांग्रेस लड़ रही है लगातार वहां पर कांग्रेस अपनी पूरी ताकत से लड़े, और जहां पर रीजनल पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, वो अपनी जो है अपनी ताकतों से देखिए उन ना क्षेत्रों मोहित में जी, मोर्चा लें। सवाल यही है। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन तभी मजबूती से आएगा। सवाल और यही है इसमें मोहित कांग्रेस जी कि पार्टी आप को एक कांग्रेस, बड़ा डील करना पड़ेगा। ठीक है, आप ड्राइविंग सीट से अब कहां पर अपने आप को खड़ा देख रहे हैं, और लगातार कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी यहां तक कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस वर्तमान समय में जो स्थिति अगर अकेले लड़ रही है तो ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ सकेगी, क्योंकि अब जो है क्षेत्रीय दल आपसे सौदेबाजी कर रहे हैं एक तरह से। नहीं है मोदी जी, देखिए बात फिर वही घूम कर आएगी। अगर क्षेत्रीय दलों को आज भी, अगर या कोई भी दल हो, मैं किसी के दल को नहीं मानता कि वो नहीं समझ रहा होगा उस सेंटिमेंट्स को जो आज देश की जनता, बेरोजगार युवक हो, चाहे बेसहारा युवा हो, किसान हो, या महिला सुरक्षा को लेकर को, या जो भी मुद्दों को लेकर के आज जन भावनाएं इस लोकतांत्रिक जो हत्या करने में तुली हुई है तानाशाही सरकार को इस गद्दी से उतारने के लिए आपको जिम्मेदारी देने को तैयार बैठी है। आप जिम्मेदारी का निर्वाह लेने के लिए किस तरीके से उस योजना को अमल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये आज क्षेत्रीय दलों को भी समझना पड़ेगा। अगर उनमें अहंकार होता, अहंकार को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनका जो एम है वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होगा। आज जब हम गठबंधन को लेकर के बैठेंगे तो गठबंधन में जो बिंदु होंगे उन बिंदुवार चर्चा करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं कोई छोटा कोई बड़ा इस तरीके की जो बातें हैं ये केवल और केवल उठाई जाएंगी और पटल पर लाई जाएंगी। हमारा उद्देश्य केवल और केवल एक होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही सरकार है एक उसको लेकर के जब हम प्रयास करेंगे तो प्रयास कहीं ना कहीं हमारे फलीभूत होंगे, क्योंकि हमारी एक जिम्मेदारी बनती है उस जनता के प्रति, हम जवाबदेही होंगे। अगर आज हम आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे तो जनता देख रही होगी कि जब मौका आया 2024 में तब आप आपस में लड़ रहे थे, तो ये जनता आगे भी आपकी राजनीति को उसी तरीके से प्रभावित करेगी। तो आज मैं समझ रहा हूँ हर दल इतना जिम्मेदार, इतना समझदार है कि इस जनता की जवाबदेही से वो जो भविष्य में बचने के लिए, प्रयास करने के लिए अपना प्रयास सार्थक रूप से करेगा। ठीक है, मदन भाटिया जी यहाँ हम सब में बहुत वरिष्ठ हैं, एक उनके समय का एक गीत है, उसकी लाइन है कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। इतने क्लोज आज आपके सामने आ रहे हैं, पहले लिस्ट दीजिए समाजवादी पार्टी को कौन कौन से प्रत्याशी उतारेंगे, उसके बाद वो तय करेंगे। उसके बाद तो आप आज उस तरीके की स्टेज पर खड़े हैं कि आप सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गए, सिर्फ इस वजह से कि आप गठबंधन को एक करना चाह रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय दल क्या कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल क्षेत्रीय दल भी करेंगे, करना पड़ेगा। अगर आप आज तय नहीं कर पाएंगे 2024 में, जब हमारा लोकतंत्र मौका देता 5 साल बाद किसी भी सरकार को गठन करने के लिए, उसकी लड़ाई में आप कितना सार्थक रूप से भागीदारी या केवल अहंकार में भागीदारी, तो बोलिए ना कि दिखाए बड़ा दिल अखिलेश यादव, सीटें तय करें, और ये कौन सी बात होती है कि आप पहले प्रत्याशी दीजिए। कोई भी चीज हो, चाहे कांग्रेस या आप कांग्रेस को लेकर के सपा से बात करें, या कांग्रेस को लेकर के आम आदमी की पार्टी ले, या कांग्रेस को लेकर के टीएमसी से बात करें, कांग्रेस को लेकर के, ये किसी एक के परिप्रेक्ष्य में आपस की दो लोगों की बात है ही नहीं। ये गठबंधन की बात है जिसमें सर, तो गठबंधन की बैठक कहाँ हो पा रही है? वहां जा कौन सा नेता रहा है? आप देखिए ना, बिहार से कौन सा नेता गया? अभी लास्ट बैठक की आपने, आम आदमी पार्टी से कौन गया, समाजवादी पार्टी से कौन गया? सबने बता दिया कि हमारे पास काम है। करना चाह रहा हूं कि आप कहीं ना ममता बनर्जी ने यह कह दिया है, सुनिए सवाल सुनिए, राहुल गांधी ने कहा कि हम बंगाल में जा रहे हैं यात्रा करने, ममता बनर्जी ने कहा हमें कोई जानकारी नहीं है, मेरी खुद उस दिन यात्रा लगी हुई है। नहीं, अगर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और ममता बनर्जी यात्रा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ ही यात्रा कर रहे होंगे ना। तो अगर दोनों का उद्देश्य एक है, जब हम बैठ करके अपने अपने प्रयास अपने अपने तरीके से, हम अलग अलग दल है, कांग्रेस पार्टी अलग दल है, सम टीएमसी एक अलग दल है, वहां पर लेफ्ट वालों अलग दल है, कि अपने प्रयासों को जब आपस में बैठकर सीट शेयरिंग की बात आएगी
उस समय पर क्या निचोड़ निकल के आएगा, क्योंकि उसका जवाब देना पड़ेगा जनता को। जब जनता ने हमको मौका दिया 2024 में कि आप सत्ता पर आ सकते हैं, उस सत्ता को ग्रहण करने के लिए हमारे प्रयास कैसे रहेंगे ये भी तो भविष्य में जनता देखेगी। ठीक है, सवाल यही है ना मोहित स्टेटमेंट दीक्षित दे जी, रही है या आज भगवंत मान को स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो जब 2024 का चुनावी बेला आएगी तब वो भगवंत मान का स्टेटमेंट और उसको कितना वो जमीन पर दिखेगा और कितना प्रभावी रूप से, सार्थक रूप से वो लागू होगा, ये तय करेगा ना कि केवल एक स्टेटमेंट से हम बैठ करके तय कर ले कि नहीं इससे सवाल ये है भाजपा ना का मोहित फायदा हो दीक्षित जाएगा। जी। भाजपा का फायदा है, भाजपा का नुकसान, ये जब प्रत्याशी चयन होने के बाद उस सड़क पर, उस जमीन पर दिखेगा कि कितना सार्थक रूप से हम उस 2024 की सत्ता को पर काबिज होने के लिए तैयार हैं। अगर हम अपनी लड़ाई को वहां पर भी तैयार लड़ाई लड़ते दिखेंगे तो उसका जवाब हमें भविष्य की राजनीति में देना पड़ेगा। अभी सवाल ये है ना कि अभी तो आप गठबंधन में ही उलझे हुए हैं। कांग्रेस, मुझे भी याद है कि एक एक साल पहले से तैयारियां शुरू कर देती थी, और अभी आपका गठबंधन ही नहीं तय हो पाया है। अभी आप इस स्टैंड पर भी नहीं है कि आप कौन से प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप फिर दो चीजों को मिला रहे हैं, हमारी तैयारी और गठबंधन की बैठकें। गठबंधन के वो तैयारी जो सड़क पर, रोड पर दिखनी चाहिए, वो आप राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा से चालू होकर आज की तारीख में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है, इनको लेकर के, और या बीच में हमारे कार्यक्रम जो चलते हैं या जो इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हमारे मोर्चे होते हैं, हमारे साथ साथ सारे दलों के जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, कहीं ना कहीं प्रदर्शन करती चीजों को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के, सड़क पर लेकर के, मंचों से लेकर के, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हैंडल पे, जहां पर भी जाए वहां प्रकट करती है। तो आप तैयारियों की बात, अपने प्रयासों की बात को अगर उनको लेकर के, और एक गठबंधन के लिए जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो आपस में बैठते हैं, आपस में बात करते हैं। सर वही तो नहीं बैठ रहे हैं सर, सवाल तो यही है मदन भाटिया जी। बिल्कुल बैठ रहे हैं लगातार। अभी आपने देखा शीर्ष नेतृत्व अभी केजरीवाल जी, एक स्टेट का सीएम कह रहा है ये शीर्ष नेतृत्व के साथ की बात है। मदन भाटिया जी, केजरीवाल जी को लेकर के बैठक हुई है, बहुत अच्छी बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी के साथ। सर कितने समय की बैठक हुई है वो भी कहिए, हम आपको दिखा दें, उसका रिजल्ट क्या निकला है वो भी आपको पता है। मदन भाटिया जी, अगर आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम पंजाब में अकेले 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, भगवंत मान जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने साफ तौर पर कहा है, अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है, दिल्ली में कैसे गठबंधन के साथ आप जनता के बीच जा पाएंगे? हम गठबंधन का हिस्सा थे, हम गठबंधन का हिस्सा हैं, हम गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। फिर हमने कहा कि पंजाब में सबसे ज्यादा दावेदारी हमारी बनती है और हम हर सीट पर जीतने की स्थिति में हैं। तभी कहा जा रहा है कि हमको बीजेपी को हर सीट पर हराना है। हम सीट टू सीट, मैन टू मैन, जो हमारा ऑल इंडिया का अलायंस गठबंधन जो है, ये इंडिया गठबंधन, ये निश्चित रूप से देख रहा है कौन सा प्रत्याशी किस सीट पर जीतने की स्थिति में है, कहां पर कौन सा समीकरण है, वही प्रत्याशी उतारा जाएगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी का होगा, चाहे कांग्रेस का होगा, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा का होगा, आरएलडी का होगा या कांग्रेस का होगा। सबके साथ बैठकर, अब कानपुर में ही देखिए, कानपुर में सपा भी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। दोनों मांग रहे हैं, दोनों के पास अपने अपने आधार है मांगने के। यानी आप ये कह रहे हैं कि 13 सीटों पर हम पंजाब में अकेले लड़ेंगे, वहां हमारा जनाधार ज्यादा है, लेकिन दिल्ली में हम गठबंधन के साथ कहीं समझौता होता है तो जरूरी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, एक बयान, कोई चीज अपनी बात कही जाती है। हम ये कह रहे हैं, हमारे भगवंत मान जी का सिर्फ कहने का आशय ये है कि अगर पंजाब में हम अकेले भी लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने की स्थिति में है आज, और हर दल ये कहता है। लेकिन कांग्रेस का तो सफाया कर रहे हैं ना आप, कांग्रेस मानने के लिए तैयार है। बताइए मोहित दीक्षित जी, अगर पंजाब में सीटें नहीं मिलेंगी एक भी, तो आप दिल्ली में गठबंधन के साथ चले जाएंगे? ये आप कैसे तय कर लोगे? नहीं, मैं नहीं तय, मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो तय करेंगे ना। आप में अगर 8 सांसद वाली पार्टी, जिसके पास 8 सांसद हों, सर आप समस्या ये आप पता नहीं क्यों आप या तो छिपने की कोशिश कर रहे हैं। आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना सर, भगवंत मान बोल रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ के, उनका, और आज ही बयान नहीं आया है। आपका कहना क्या है कि भगवंत मान जी बोलना बंद कर दे या नहीं? वो क्यों बोलना बंद कर दे? आप भाई, उनको अपने कैडर को भी तो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज नहीं होना देना है, उनको भी तो ऊर्जा उत्साह भरते क्या राजनीति है, क्या स्थिति है? यही भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक एक बहुत छोटी सी कविता माएं सुनाएंगी कि एक थी कांग्रेस। नहीं, ये आप आज की राजनीति में सर ये 1 महीने पहले का बयान है। 70 साल पुरानी जो सत्ता चलाती हुई पार्टी आई है, उसको अगर एक थी कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी के सीएम भगवंत मान ने कहा है साहब, वही मैं आपको बता रहा हूँ। 1 महीने पहले कहा है कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक माएं जो है एक कहानी अपने बच्चों को सुनाएंगी कि एक थी कांग्रेस।
नहीं, भगवंत मान जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अभी आपने देखा राजस्थान में, आपने देखा मध्य प्रदेश में, हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ लड़े ना, लेकिन आज भी जब हम सेंट्रल पर आकर के बात हो रही है तो आप इस जो तासीर है इंडिया गठबंधन की उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इंडिया सेंटिमेंटल सर समझा दीजिए आप जरा, कि आप समझा दीजिए कि क्या रहा एमपी में, और उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या बयान दिए, राजस्थान में क्या रहा, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने क्या बयान दिए। आपने मायावती और अखिलेश यादव का जिक्र किया, मैंने सवाल किया आपसे पंजाब पे भगवंत मान को लेकर, लेकिन आप वो भी समझा दीजिए अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। चलिए मैं बता, जब हम राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर जनता जो 62% जो या इससे ज्यादा या राज्यों में जो कम वो ज्यादा होगी उसको मान सकते हैं, वो देखेगी ना आपके प्रयासों को कि किस तरीके के प्रयास आप किस तरीके से कर रहे हो। फिर वो जब अगले चुनाव में जो वोट करने का टाइम आएगा तो उस अकॉर्डिंग टाइम करेगी। आज इंडिया गठबंधन की तासीर अगर बताऊं तो इंडिया गठबंधन एक सपा कांग्रेस या सपा बसपा या बसपा कांग्रेस या भाजपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या किसी दूसरे दल का, दो दलों का गठबंधन नहीं है। वो एक सामूहिक गठबंधन है जो एक प्रयास कर रहा है एक बड़ी ताकत, तानाशाही ताकत जो है उसको इस सरकार से हटाने की। तो कहीं ना कहीं आपके कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो सेंटीमेंट्स है उनको अकॉर्डिंगली चला जाएगा। वहां पर अगर हम गठबंधन महाराष्ट्र का बना रहे हैं तो उस महाराष्ट्र का गठबंधन जाकर बंगाल में और बिहार का गठबंधन जाकर उत्तर प्रदेश में, इस तरीके का गठबंधन भी जहां जाकर जब जमीन पे आएंगे तो रोल प्ले करेंगे अपना। रहे हैं पता नहीं क्यों, या तो आप सच्चाई जानते हुए बच रहे हैं या सामने नहीं आना चाह रहे। उद्धव ठाकरे भी आंखें तरे रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में तो हमारा गठबंधन ऑलमोस्ट सीट शेयरिंग भी पूरी हो चुकी है। आज शायद या तो फिर आज आप पढ़कर नहीं आए ममता बनर्जी और भगवंत मान के बयान के बाद। ममता बनर्जी एक राज्य की मुख्यमंत्री है, भगवंत मान एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य भी उससे पहले मुख्यमंत्री नहीं बिल्कुल। जब उनसे सामंजस्य बैठा है तो इनसे भी सामंजस्य बैठेगा, मैं बिल्कुल आपसे आश्वस्त करके बोल रहा हूं। और कहीं ना कहीं कम से कम 400 से ज्यादा सीटों पर 1-1 भाजपा से फाइट होने जा रही है। ये पूरा डिसाइडेड है, पूरा एक एक रोड मैप तैयार है और सारे दल अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं अपने अपने कैडर को ताकत देने के लिए। जिस तरीके से प्रयास किए जाते हैं वो करने में लगे हुए हैं। मोहित दीक्षित जी, आपने कहा कि सारे दलों को एक साथ लेकर के जो भी सामंजस्य बैठेगा उस हिसाब से जाएंगे। ठीक बात है, क्रिकेट मैच होता है, 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन 4-5 बड़े चेहरे होते हैं ना साहब। अगर वो फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर टीम नहीं हार जाती है। और आपके जो बड़े चेहरे हैं वो आपसे कट रहे हैं धीरे धीरे, तो छोटे दलों को लेकर के क्या करेंगे? चलिए इस पर जवाब लेंगे। अनूप अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। अनूप अवस्थी जी स्वागत आपका। आप थोड़ा सा देर से जरूर जुड़े, लेकिन गजब उलझा दिया है आपने। ममता बनर्जी 1 लाख चलो की राह पर आ गई हैं, 43 सीटों पर अकेले कह रही हैं कि हम लड़ेंगे। भगवंत मान कह रहे हैं आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर पंजाब में चुनाव लड़ेगी। गजब उलझा दिया है आपने। उमेश जी, आवाज आ रही है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, टेक्निकल टीम से हम कहेंगे कि एक बार आवाज चेक करें। तब तक मोहम्मद सारिक जी आपके पास आ रहे हैं। आपसे कुछ दिन पहले जब विधानसभा के चुनाव थे महाराष्ट्र राजस्थान में, उस दौरान क्या कुछ टिप्पणी हुई थी, उसके बाद फिर डैमेज कंट्रोल किया गया, बैलेंस किया गया। और अभी हाल ही में जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा है हाल ही में कि वो मायावती से गठबंधन करना ज़्यादा बेहतर मानते हैं बजाय सपा के। अब ऐसे में क्या सिनेरियो आपकी पार्टी तय कर रही है, आप तय कर रहे हैं? ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो लगातार पिछले कई सालों से जो है उत्तर प्रदेश की जो है ज़मीन पे जो है काम कर रही है, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए आवाज़ उठा रही है और गठबंधन की वो रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। कहीं ना कहीं अगर इस तरह की कोई बात आती है तो समाजवादी पार्टी हमेशा उसको बेहतर करने की कोशिश करती है। अभी जो हाल ही में राजस्थान और MP में चुनाव हुए, वहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर अगर कोई बात नहीं बनी तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी कि हो सकता हो विधानसभा चुनाव में हम लोग का गठबंधन नहीं हुआ, इसलिए कहकर उन्होंने इस चुनाव को लड़ा और जो भी रिजल्ट आया वो सबके सामने। लेकिन ये लोकसभा का गठबंधन जो इंडिया गठबंधन हुआ था, ये लोकसभा को लेकर ही पूरा गठबंधन किया गया था। इस पर सभी लोग अपनी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर कोई बात ऐसी सामने आती है तो अभी वक्त है थोड़ा सा चुनाव को लेकर, वो सब बात आपस में तय की जाएगी कि किसको कहाँ पे देना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ये भी कहती है कि
जो भी रीजनल पार्टियां हैं जो मजबूती से लड़ रही हैं और जहां पर उनकी अगर सरकार है तो उनको जो है कांग्रेस बड़ा दिल करके उनको जो है लड़ने का मौका दे, और जहां पर गैर कांग्रेस मतलब जहां पर कांग्रेस है और गैर कांग्रेसी दल नहीं है, जैसे छोटे दल और नहीं है वहां पे, तो वहां पर पूरी ताकत से कांग्रेस अपने अपने जो है टीम को लेकर वहां पे लगाए। बाकी सब लोग मिलकर जब अगर अपने अपने क्षेत्रों में मेहनत करेंगे तभी जो है परिवर्तन तय हो सकता है, और लगातार इस पर हम लोग प्रयास कर रहेंगे और बिल्कुल हमारा स्टैंड क्लियर है। जवाब दीजिए। देखिए बात बिल्कुल फिर घूम फिर के बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप लोग भाई? छोड़ दीजिए। अगर ममता बनर्जी कह रही है कि 2 सीटों पर आकर लड़िए, बाकी हम संभाल रहे हैं, आपकी तो टेंशन कम हो रही है। आपका तो लक्ष्य यही है ना कि आप सत्ता से बाहर करें बीजेपी को। ममता बनर्जी कह रही है कि कमान हमको संभालने दीजिए, आप केवल आइए और सहयोग करिए, साथ में रहिए। दिक्कत क्या आ रही है? बिल्कुल, अगर ममता बनर्जी ऐसा कोई रोड मैप ले करके इंडिया गठबंधन की मीटिंग है इंडिया गठबंधन के लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगी तो कांग्रेस को सहर्ष स्वीकार करेगा। अगर समाजवादी पार्टी 80 सीट जीतने का जो भी रोड मैप लेकर के इंडिया गठबंधन की मीटिंग में आकर रखेगी तो सहर्ष स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन बात वहीं घूम करके होगी, आज जब मौका है 2024 में सत्ता पाने का, तो आप केवल जवानी जमा खर्च करने जा रहे हैं केवल 80 सीट या 43 सीट का, या सच में कोई रोड मैप है, या उसको लेकर के जब बैठा जाएगा, असमंजस की स्थिति है ना, जब लेकर के बैठा जाएगा तो नहीं बिल्कुल स्पष्ट बता दे रहा हूँ 1 to 1 सीट पे लड़ाई होगी। सर एक बात बताइए ना, भरोसा नहीं है आपको? आप कह रहे हैं कि रोड मैप दिखाइए, वो कह रहे हैं अपने प्रत्याशी दीजिए। नहीं, अगर उन्होंने ऐसा कोई अगर ऐसा उन्होंने कोई दावा किया है तो निसंदेह उनके पास रोड मैप होगा, और जब बैठक होगी तो उनकी बात भी मानी जाएगा। उनका 43 सीट, एक मिनट में पूरे नहीं उनको अपनी बात क्लियर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता भी जो है समाजवादी पार्टी को विश्वास रख रही है, उनको बात तो रखने दीजिए। वो गठबंधन के साथ ही है। उत्तर आप प्रदेश की टीवी जनता डिबेट पर नहीं बोलने दे समाजवादी रहे, पार्टी पर आप मंच विश्वास पे रख कैसे रही है और बोलने एक देंगे? ज्यादा मोहित जी, सीट दिया है, और एक सेकंड। पश्चिम बंगाल के सुन लेने अंदर दीजिए। वहां की जनता ने ममता बनर्जी के ऊपर विश्वास रखा है, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को आप उनको आगे बढ़ावा दीजिए। जहां की जनता जिसको अगर लाइक कर रही है तो आप उसको बढ़ावा दीजिए, वो आपके सहयोगी आपके साथी हैं। अगर आप ये सब करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग जो है बहुत ज्यादा जो है सीट लाने वाले हैं, और ज्यादा सीट लाकर हम लोग सरकार चलाएंगे। ठीक है, और ये सब आपस में जो है शीर्ष नेतृत्व हम लोग का तय करेगा क्या करना है। जो बंगाल प्रदेश की जनता की बात होगी, सर सुनिए ना, उनके सेंटिमेंट्स होंगे, जो उनकी मांग होगी उसको जरूर इंडिया गठबंधन के लोग मानेंगे। उसमें ना कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है या किसी इंडिविजुअल को लेकर के हम बात करेंगे। वही बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब आपके सवाल करो ना मोहम्मद सारिक जी, वो कहते हैं कि हम स्थानीय नेताओं के साथ बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि गठबंधन में हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो कितनी सीटें दे रहे हैं। सुनिए ना, आप लोग कहते हैं कि चलिए राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, तो दोनों लोग, ना ही नीचे स्तर के नेता और ना राष्ट्रीय नेतृत्व, अभी कुछ कह पाने में, खुलकर बोलने में अभी स्पष्ट तौर पर सक्षम नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन बात वहीं फंस रही है कि मोहित जी दिल बड़ा नहीं कर रहे हैं और क्षेत्रीय पार्टियां कह रही हैं कि दिल बड़ा कर दो। दिल बड़ा की बात ही नहीं, बात यहाँ पर जनता ये जनता के बीच से निकल के आएगा, और वहाँ कहीं ना कहीं उसको मानना पड़ेगा। आज सारे दलों को बैठ करके उस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर वो 2024 की जंग को जीतना चाहते हैं और 1 to 1 फाइट जनता को दे करके उस 62% लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि वो वोटिंग जाकर। चलिए अनूप अवस्थी जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। सारिक जी आ रहा हूँ आपके पास। अनूप अवस्थी जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। अनूप जी सुन पा रहे हैं जी? बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से एबीसी न्यूज पर। और फिर से वही सवाल कि गजब उलझाया हुआ है आपने। ममता बनर्जी एकला चलो की राह पर आ गई है। आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले लड़ने की बात कर रही है, 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, भगवत मान ने कहा है। खुश होंगे आप? एक डायलॉग था, ये भी फिल्मी डायलॉग था, खुश तो बहुत होंगे आप। देखिए उमेश जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात रखिए। हम उनको क्या उलझाएंगे जो खुद ही उलझे हुए हैं। ये खुद ही उलझे हुए हैं, और मैं भी बहुत देर से सुन रहा हूँ। आपकी आवाज उधर से इधर आ रही थी। हमारा कुछ आवाज में दिक्कत थी जो आपके स्टूडियो तक नहीं पहुंच रही थी जी। जो मैंने कहा कि जो खुद उलझे हुए हैं वो उनको कौन उलझाएगा। और जिस तरीके का माहौल चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, आप समझ रहे होंगे मैं किस माहौल की बात कर रहा हूँ। और जो आपके चैनल पर बैठे हैं भी समझ रहे होंगे किस माहौल की मैं बात कर रहा हूँ। तो है क्या कि ये लोग आपस में तय नहीं कर पाएंगे। मैंने इससे पहले भी, आपको याद होगा कि मैं एक डिबेट पे था और उस समय मैंने कहा था
कि ये लोग अंतिम समय तक तय नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन हमने बोला था उसी दिन इनके अलायंस के नीतीश कुमार जी ने शाम को ही, रात में ही 5 बजे डिबेट थी और रात में उन्होंने कहा कि मैं संयोजक बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो अभी स्थिति क्या है कि इनके यहाँ संयोजक बनने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अभी देखिएगा कितने संयोजक बदले जाएंगे इनके, कोई इनको लड़ने नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी, अभी आप कह रहे थे कि भगवंत मान ने कहा है कि एक थी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इनको सीट नहीं दे रही है, ममता बनर्जी जी ने मना कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि अभी मोहित जी बहुत कह रहे थे कि बड़ी आतिताई सरकार से निपटने जा रहे हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि जिसके साथ पूरे देश की जनता खड़ी है, जिसके पीछे ताकत बनकर, जिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे 140 करोड़ की ताकत है और वो उनकी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि हम ऐसी सरकार को, आतिताई सरकार, 400 जिनको से राशन मिल ज्यादा रहा है, सीटों मकान पर, मिल रहा है, सड़क मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, 400 से राम ज्यादा का सीटों भक्त पर मंदिर लड़ने का मिल रहा दावा है। कर रहे हैं। मदन भाटिया जी बैठे हुए हैं, वो भी तो आतताई ये सरकार बता कह रहे हैं। रहे हैं उमेश जी, उसको ये बता रहे हैं कि आतिताई सरकार के खिलाफ, और न्याय यात्रा लेके निकले हैं राहुल जी। तो न्याय यात्रा में 2019 में चलिए। 35% वोट जय पाए, श्री राम के नारे से कितनी चिढ़ है कि इन्होंने वहां पर उपद्रव कर दिया इनके कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नाम पर। नहीं, एक बात और एक बता दीजिए, पत्रकार ने मुकदमा राहुल जी क्यों से पूछा, मुकदमा क्यों लिखवा उमेश दिया जी, आपने असम में? उमेश जी, असम में मुकदमा क्यों करवा दिया राहुल गांधी पर? राहुल जी ने से पत्रकारों ने पूछा कि देश में राम लहर चल रही है, तो उन्होंने कहा देश में कोई राम लहर नहीं है। अभी भी अगर ये समझ नहीं पा रहे जनता की भावनाओं को, तो अनूप ये अवस्थी इंडी जी, गठबंधन जो इन्होंने बना सुनिए, रखा पहले है, बात सुनिए और जो इसमें इस तरीके का वाद विवाद, प्रतिवाद, आरोप प्रत्यारोप और सीटिंग को लेकर रोज रोज नए तरीके के बयान, ठीक है। अनूप अवस्थी जी, सवाल सुनिए समाजवादी पार्टी कि द्वारा, आम राम आदमी लहर पार्टी की द्वारा, कश्ती पर सवार होकर आप द्वारा 14, 17, 19, 22 लग चुके हैं, पार लगा चुकी है राम लहर, आपको कश्ती आपकी पार लग चुकी है। अब कह रहे हैं अगर कि राम नहीं हमारी चल रही आस्था है, है। आप उमेश जी, राम हमारी आस्था है, हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा गौरव है, और हमें गर्व है प्रभु का राम का नाम लेने पर। अच्छा बताइए ना, हम मुकदमा क्यों विकास करा की दिया बात असम बता में? रहे हैं। अरे असम में मुकदमा क्यों करा दिया राहुल गांधी पर, बताइए ना। नहीं, अगर वहां पर ये न्याय यात्रा के नाम पर इनके कार्यकर्ता कानून व्यवस्था को तोड़ेंगे तो क्या होगा? मुकदमे नहीं कायम होंगे। यानी न्याय आप व्यवस्था से ऊपर है क्या राहुल जी? न्याय यात्रा चला रहे हैं और वो न्याय व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं अनूप अवस्थी जी कि कानून व्यवस्था तोड़ने का प्रयास किया गया, संविधान का उल्लंघन करने का प्रयास किया गया और इसलिए मुकदमा दर्ज हुआ है। बिल्कुल ठीक, एक सेकंड। अब सवाल ये है अनूप जी, सुनिएगा पूरा और तल्लीनता से जवाब दीजिएगा। यही तो मुलायम सरकार कह रही थी 1990 में कि कानून व्यवस्था तोड़ी जा रही है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, यही तो कहा था। तब वो संविधान की रक्षा कर रहे थे, कानून व्यवस्था की रक्षा कर रहे थे, जैसे आप आज असम में कर रहे हैं। 1990 में कानून नहीं टूटा। 1990 में कानून तोड़ने के नाम पर गोलियों से राम भक्तों को छलनी किया गया। ये आपकी दोहरी राम संकीर्तन इस देश में, इस देश की जनता उमेश जी, देख रही है। इस देश में राम संकीर्तन करने पर दोहरी नीति अगर कोई तानाशाह सरकार ये आपकी देश की जनता अगर देख रही कानून है। का उल्लंघन बताकर संहार करेगी तो उसको भी देश की जनता देखेगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आप जवाब से लेकर 90 तक, हाँ 92 तक उत्तर प्रदेश के अंदर राम का नाम लेने पर जेलों में ठूसा जा रहा था, गोलियों से छलनी किया जा रहा था।
जिस देश में प्रभु राम के नाम पर गोलियों से छलनी किया जा रहा हो, जेलों में ठूसा जा रहा हो, कानून बताकर उनको तोड़ा मरोड़ा जा रहा हो, उनको लाठियों से पीटा जा रहा हो। साधु संत कौन से कानून का अपमान कर रहे थे जो उनको पीटा गया? पूज्य सर शंकराचार्य यही तो सवाल विपक्ष कर रहा है ना कि न्याय यात्रा के नाम पर आप भी लाठियां चलवा रहे हैं, मुकदमे लिखवा रहे हैं। यही तो विपक्ष कह रहा न्याय है। यात्रा के नाम पर वहां पर जो अभद्र काम हो रहा, जो वहां पर कानून व्यवस्था तोड़ी जा रही है, उस पर मुकदमे हो रहे हैं। ठीक ये है, राम ठीक है, संकीर्तन नहीं कर ठीक रहे है। हैं। अब आप जवाब ले लेते हैं। मदन भाटिया जी, एक सेकंड। सारिक जी आ रहा हूँ, सारिक जी आ रहा हूँ, सारिक जी आपके पास भी आ रहा हूँ, बेटे किसानों पर गाड़ी चलाते हैं, उनको संरक्षण दिया था, ये भी इतिहास आ रहा हूँ। बताया सारिक जी जाएगा। आ रहा हूँ ना आपके पास, आप आप बोलिएगा, जनता को कुचलने अपनी बारी में का बोलिएगा। क्या सारिक जी बताया जाएगा? एक सेकंड, अपनी बारी में बोलिएगा। मदन भाटिया जी के पास बहुत देर से मैं नहीं जा पाया हूँ। मदन भाटिया जी, बीजेपी कह रही है कि वहां पर न्याय यात्रा के दौरान कानून का उल्लंघन किया गया, रूट चेंज करवा दिया था राहुल गांधी ने, इसलिए मुकदमा किया कहीं गया। कोई रूट नहीं चेंज हुआ, सब कुछ पहले से निर्धारित है, दिया जा चुका है। एसपीजी लगी हुई है साथ में, है ना। विशेष सुरक्षा प्राप्त नेता है देश का वो राहुल गांधी। मेरा सिर्फ ये कहना है, ये राम के नाम पर उन्माद पैदा करके, ये काम के नाम पर उन्माद पैदा करें कि मैंने कानपुर को ये दिया, मैंने कानपुर में ये किया, ये सीट टू सीट बताओ, हमने उत्तर प्रदेश में ये किया। एक काम इनका प्रधानमंत्री बताने की स्थिति में नहीं है। लौटूंगा, आ रहा हूँ। एक काम बताने की स्थिति में नहीं है कि शहर में कौन से काम हो रहे हैं, शहर की जनता को कौन सा आराम मिल रहा है। सिर्फ टीवी पर विज्ञापन देकर कि हमने इतने लोगों को पानी दे दी। कानपुर शहर में आज भी कम से कम 2500 लाख की जनता है जो पीने के पानी और टोटी से नल से वंचित है। अनूप जी कानपुर के रहने वाले हैं, इनके पिताजी मेरे साथ पार्षद रहे हैं, इनके पिताजी गौरीशंकर जी अवस्थी मेरे साथ पार्षद हैं। ये बता दें कि कानपुर में मैं इनको दर्जनों मोहल्ले बता दूंगा जहां टोटी से नल नहीं आता। कानपुर ए ग्रेड की सिटी है, कानपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कानपुर वहां पानी नहीं है, ये नलों में पानी दे रहे हैं, हम गंदा पानी पी रहे हैं। ये काम के नाम पर वोट मांगे, आपको मौका दूंगा। ये काम के नाम पर वोट मांगे, काम के नाम पर। शालीनता रखिए ना। एक सेकंड रुकिए, इनके पास एक काम ही सेकंड नहीं है रुकिए, कोई। नहीं रुकिए, ऐसे नहीं। एक अनूप जी, नेता ने कहा कि मैंने काम किया एक सेकंड नहीं, 14 साल में 12 साल में। एक सेकंड अनूप जी, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। आपके पास आऊंगा, फिर वादा कर रहा हूं आपसे, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आपकी बात सुनी जाएगी। अभी मदन भाटिया को पूरा कर लेने दीजिए। आपको लग रहा है, आप पॉइंट नोट कर लीजिए, जिस पर जवाब देना हो। मदन भाटिया जी के सवाल सुन लीजिए, आरोप सुन लीजिए जी, कंटिन्यू। हमारा ये कहना है कि ये उन्माद फैलाकर, चाहे वो राहुल गांधी के केस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हनुमान चालीसा पढ़ती तो इनको तकलीफ है, अगर समाजवादी पार्टी या उनकी अखिलेश जी की वाइफ भगवान राम का नाम लेते हैं, इनको लगता है कि राम इनके हैं, इन्होंने कैद कर रखा है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आस्था का प्रश्न राम है, हमें भी पता है, हम भी ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, हम भी अपने अपने इष्ट देव को मानते हैं, लेकिन ये बताओ मेरा कि इन्होंने काम क्या किया, ये काम के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते। अब मैंने एक आरोप लगाया, मोहित जी आ रहा हूं, नहीं, इसके बाद, क्योंकि वो देर से जुड़े हैं। उमेश जी, मेरी एक बात कहना है जल्दी से, कि ये प्लीज, बताओ मैं कि प्लीज। कानपुर में कितने घरों में नलों में पानी आ गया। ठीक है। मैं आज भी दर्जनों मोहल्ले बता दूंगा जहां लोग सीवर का पानी, गंदा पानी, टोटियां खड़ी हैं। अब मदन जी जवाब ले लेने दीजिए, लेकिन बस इस शर्त पर कि कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ अनूप जी की आवाज आएगी। अनूप जी, मदन भाटिया जी कह रहे हैं कि राम पर आपने कब्जा कर रखा है क्या? चलिए अनूप जी, शायद टेक्निकल कारणों से हमारे साथ अब नहीं है। मोहित जी, आप कुछ सवाल कर रहे थे अनूप जी से, अनूप जी की बात सुन रहे होंगे वो, अभी दोबारा जोड़ेंगे। यदि अनूप जी सुन रहे होंगे तो अच्छा है, कम से कम, या कोई आपके लोगों के, आपके दर्शकों के लिए बता दूं, जैसे अनूप जी ने तुरंत माना आज कि आज राम लहर, भले झूठ बोलने के राहुल गांधी ने नकारा, वो झूठ बिल्कुल राहुल गांधी भी स्वीकार करते। राहुल गांधी उस परिवार के हैं जो कम ईश्वर में आस्था रखने वाले, हर धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं। तो अनूप जी ने स्वीकार किया कि आज राम लहर है, जो मोदी लहर 2014 से लेकर के आज तक चला रहे थे, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। तो अनूप जी ने कहीं ना कहीं जिस भी तरीके से वो उसको स्वीकार किया कि आज मोदी लहर खत्म हुई है, और कहीं ना कहीं राम मंदिर बनने के बाद ये मोदी लहर या मोदी चैप्टर भी खत्म हुआ है। ये FIR की बातें हुई तो हमने देखा FIR चाहे हमारी पहलवान, महिला पहलवान हो, उनके ऊपर भी लिखाई गई, वो भी झेल रही हैं। हमारे किसान हैं जो बैठे रहे, जब इनके कानून लेकर के आए, काला कानून, उसके खिलाफ सालों बैठे रहे, उनके खिलाफ भी इन्होंने FIR लिखवाई। आज राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर के निकले हैं, उनका रास्ता रोकने, उनके मंदिर जाने से रोका जा रहा है।
उनको छात्रों से मिलने को रोका जा रहा है, जब छात्र लोग सड़कों पर उनके साथ निकले आ रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं दर्द और दुख हुआ है, तो उसको रोकने के लिए एफआईआर करा रहे। इनके एफआईआर कराने से कतई कोई किसी को दर्द नहीं है, ना कोई यात्रा रुकने जा रही है। बात केवल यही रहेगी कि आज इस सरकार को कहीं ना कहीं जो गद्दी से उतारने का प्रयास है, जो आज हमको मौका दिया है, युवाओं ने हमको मौका दिया, किसानों ने, हमारी महिला सुरक्षा को लेकर के महिलाओं ने आज दिया है, तो आज हमारे सारे दलों को, एक बार मैं फिर से आपके विषय पर वापस आऊंगा, गठबंधन के लोगों को ये कहीं ना कहीं स्वीकार कर रही है कांग्रेस पार्टी कि एक ऐसा दल, ऐसा गठबंधन, ऐसा कैंडिडेचर हर 400 सीटों पर, हर सीट पर बनाया जाएगा कि वहां पर ये भारतीय जनता पार्टी का जो भी नुमाइंदा मोदी बन के खड़ा हो तो उसको जनता खुद उसको सत्ता से उतारने का प्रयास करे। ठीक है मोहित जी, प्रयास रहेगा। बिल्कुल ये जनता भी देख रही है और आप भी जानते हैं कि यहाँ पर बैठकर गठबंधन की बातें तय नहीं होंगी, लेकिन आपके शीर्ष नेता तो लगातार कहता है कि हम अपने निचले स्तर के जो नेता हैं उनसे भी बात करेंगे, छोटे नेताओं से भी बात करके उसके बाद रूपरेखा तय की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आप मदन भाटिया जी मानने के लिए, मदन जी मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम गठबंधन में नहीं है। मैं मान रहा हूँ, अगर मेरी बात मदन जी मान रहे हैं, मदन जी की बात मैं मान रहा हूँ, तो शीर्ष नेतृत्व भी कहीं ना कहीं एक दूसरे की बात समझ रहा है। आप अनूप जी के पास वापस चल रहे हैं, अनूप जी के पास वापस चल रहे हैं, वो जुड़ गए हैं। आज जो मीडिया या जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो हितैषी लोग, मतलब आपको लेकर, मतलब उस प्रपेक्षवाद मीडिया जिस तरीके से उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है, राजनीति में हर चीज 1+1 2 नहीं होती है। तो आज अगर कहीं कोई स्टेटमेंट किसी नेता का आ रहा है तो उसको अगर हम जब तक चुनाव की बेला ना आ जाए तब तक उसको इंटरप्रेट करने में कहीं ना कहीं बिना तर्क, बिना वो समझे, आज भगवंत मान जी उसको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, या ममता बनर्जी जी उसको बेहतर तरीके से समझा सकती है, या मायावती जी उसको बेहतर तरीके से समझा सकती है। आज समाजवादी नेता है, बीच बीच में बयान देते हैं, आज बयान दे रहे हैं कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं, तो कहीं ना कहीं अगर जो इंडिया गठबंधन है उसको इंडिया गठबंधन की बात माननी चाहिए। गठबंधन इंडिया का है, इंडिया के लोगों की बात का है, इंडिया के लोगों की बात मानने का है। पहले सवाल कर लेते हैं, हम आप एक दूसरे की दल नहीं बात मानेंगे, हमको इंडिया की बात माननी पड़ेगी। अनूप जी, मदन भाटिया जी कह रहे हैं कि राम पर एकाधिकार आपने जमा रखा है, राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक देते हैं, अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा करते हैं, उसमें आपको समस्या होने लगती है, और समाजवादी पार्टी अगर कहती है कि नहीं हम सरकार में होते 1 साल में मंदिर बनवा देते और अब आगे जाएंगे, उसमें भी आपको राजनीति दिखने लगती है, क्यों? ये प्रभु राम के नाम कोई राजनीति किसने रोका? जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसने कांग्रेस को आमंत्रित किया। कोई भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, आयोजन नहीं था। देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, शायद इनको पता नहीं है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, जो तीर्थ ट्रस्ट है, सबको आमंत्रित किया। हमने कब कहा कि राम मेरे हैं? और राम पे एकाधिकार कौन कर सकता है? वो तो सूर्यवंशी है, अवतार है विष्णु का, उन पे कौन एकाधिकार कर सकता है? कहने पर ये नहीं आते, इनके कहने पर राम आते हैं। अरे भाई फिर बोलने लगे भाई, ये कौन है? पूरा करने दीजिए। मदन भाटिया जी हैं आम आदमी पार्टी से, मदन जी, वो कह रहे हैं कि आपके पिताजी के साथ वो पार्षद रहे। सुन लीजिए मदन जी, तो राम तो सबके हैं, और यही तो भाजपा चाह रही है कि हर घर में राम बसे, हर मन में राम बसे, हर प्राण में राम बसे, हर सांस में राम बसे। तो इसमें क्या बुरी बात है? इसमें कौन सी बुरी बात है एकाधिकार की? शंकराचार्य जी भी राम राम करिए, जय श्री राम करिए, सिया राम करिए, ठीक है, राम का संकीर्तन करिए। अनूप जी, आज उमेश जी वो लोग राम की बात कर रहे हैं जो लोग 1989 से लेकर 1992 तक राम के नाम को लेने पर जेल में ठूस दिया करते थे, मुकदमा कायम कर देते थे, पता नहीं कितनी यातनाएं देते थे। वो यातनाएं होती थी जो मुगल शासन में हुआ करती थी। हमने तो मुगल शासन के प्रतीक चिन्हों को मिटाने का काम इस देश से किया, ठीक है, और अपने परशुराम को लाने का काम किया। बहुत लंबा कर रहे हैं आप किसने रोका था इनको? अनूप जी बहुत लंबा कर रहे हैं। एक राम के लिए आंदोलन मत करिए। अब सुनिए ना, आप कृष्ण के लिए आंदोलन मत करिए, आप काशी के लिए आंदोलन मत करिए। एक सेकंड, अरे अभी बोल दीजिए ना।
किसने रोका है? बातें केवल बैठ एक सेकंड सुनिए अनूप जी। राम का अभी नाम मदन लेके जी झूठ कह बोल रहे रहे हैं। थे, उमेश जी, जी जल्दी कंप्लीट कीजिए, समय कम है। अभी मदन जी कह रहे थे कि राम के नाम पर, अरे विकास भी सुन लीजिए, इस देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, 4000 गांव में एक सड़क सेकंड नहीं मोदी जी थी, नहीं बोलने दीजिए पूरा 12,000 गांव में कर बिजली नहीं थी, अनर्गल राम पे राम। बुंदेलखंड में नल नहीं था, नल में जल नहीं था। अरे कानपुर की बात बताइए, कितने मोहल्लों में गंदा सीवर का पानी आ रहा है? 2024 में चुनाव आ रहा है, बुंदेलखंड में आपने, उमेश जी आपने अभी सर्वे कराया था, हर घर में जल, नल में जल आ रहा है। कानपुर का भी बता दीजिए, मदन भाटिया जी पूछ रहे हैं। सड़कें बन रही है, कानपुर की सड़कों के क्या हाल थे? अब जब इतना बड़ा विकास कार्य हो रहा है, मेट्रो बनकर तैयार हो रही है, IIT से रामा लेकर देवी चौराहा जाइए, कितना जाम लगा रहता है। घंटाघर से आपके लेकर सबसे पुराने विधायक वहीं के हैं। बारा देवी से लेकर रामा देवी और चौराहा पूरा जाइए, जाइए। जाम का तो मेट्रो आपका का नगर काम निगम वहां का करेगा, जाम नहीं हटवा पाता है। करेगी। आपका नगर निगम वहां की मंडी नहीं हटवा पाता है। सबसे बड़े विधायक वहां पर रहते हैं, विधानसभा के संरक्षक रहते हैं वहां पर। आपका नगर निगम वहां से मंडी नहीं हटवा पाता है। इतनी हैसियत में स्मार्ट सिटी का कानपुर है, इतना अधिकारी पूर्ण बन गया है। वहां जाइए, गंदगी का गुबार देखिए। अभी गंदगी आप सब वापस आ जाते हैं, मोहित जी वापस आ जाइए, कहूंगा विषय पे वापस आ जाते हैं। उमेश जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए, 20 आजादी सेकंड। के बाद आज जब हम 2047 में विकसित राष्ट्र का संकल्प लेकर चल रहे हैं और देश हमारे साथ जुड़ रहा है और विकसित संकल्प यात्रा का सहभागी बन रहा है, इस देश के इतिहास में आजादी के बाद ये पहला मौका है जब भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार जन जन तक पहुंच रही है और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रही है। और आप देखते होंगे कि पहले हमारा कोई व्यक्ति अगर सरकारी काम के लिए दफ्तर में जाता था, उसको चक्कर लगाना पड़ता था। आज वो दफ्तर वाले उसके घर पर पहुंच रहे हैं, उसको योजनाएं बता रहे हैं, उसके लिए अनूप अवस्थी जी एक दिन पहले मोदी जी को जाना पड़ता है। एक दिन पहले उसके लिए मोदी जी को जाना पड़ता है। एक सेकंड मोदी जी रुकिए ना। विकसित भारत की श्रेणी में शामिल होगा उमेश जी। एक दिन पहले अयोध्या में एक दिन पहले जिस महिला को गैस सिलेंडर आपने दिया था, ठीक अगले दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचते हैं तो उनके घर जाते हैं। अब ये एक दिन पहले क्यों उसे दिया गया था, ये सवाल है। तो इस पर जाना विषयांतर हो जाएगा और ये एक लंबी बहस का मुद्दा भी हो सकता है। इसका भी जवाब दे दे, कौन पूछ रहा है ये? जी जवाब दीजिए। जवाब इसका ये है, ये लोग अक्सर एक बात कहते हैं, जो इंडी गठबंधन वाले बैठे हैं आपके चैनल पे, ये अक्सर ये बात कहते हैं कि एक दिन पहले कर दिया, ये साहब चुनाव आ रहा था इसलिए कर दिया। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। 10 करोड़ के 10 करोड़वां नंबर जब उस महिला का आया, ये आय होती है, जो चैनल बोलता है उस चैनल के पत्रकार को हटा दिया जाता है, ढूंढ के लाता है उस महिला को। ये तो इनका काम है। नगरी में थे और नगरी में जिस जात विशेष को ये लोग अभी कहेंगे, ये कहते हैं कि जात वो सिलेंडर केवल भारतीय जनता पार्टी का राजक राजनीति का हिस्सा है। उस पर इनको कष्ट हो गया। घोषित चलिए, अब आपातकाल लागू है। कैसे चले गए? सुनिए, मोदी जी ने उसको क्यों दे दिया? ठीक है, आप समय सुनिए अनूप जी, समय चूंकि कम है, एक आखिरी कमेंट आपसे लेंगे। सुनिए, एक आखिरी कमेंट आपसे और बाकी मेहमानों से। एक सवाल और विपक्ष उठा रहा है कि अब आप राम मंदिर दर्शन के नाम पर, नहीं सुनिए ना, अब प्लीज, समय नहीं, आप देर से जुड़े। आखिरी कमेंट प्लीज अनूप जी, प्लीज आखिरी सवाल है, उस पर जवाब दे दीजिए। विपक्ष कह रहा है अब आप राम मंदिर दर्शन अभियान चलाने जा रहे हैं, उसमें आप 50,000 लोगों को हर जिले से जाकर दर्शन कराएंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था भी सरकार की ओर से होगी। अगर लोग दर्शन करना चाहता है और हम उस आंदोलन के सहभागी हैं, तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य है, कि हम लोगों को उस आंदोलन नहीं तो सरकार के पैसे से क्यों, बताइए ना। तो उसमें तो टैक्स का पैसा है, हर धर्म का है, सरकार का पैसा नहीं है, हर धर्म का है। अपने शुल्क के द्वारा लोग जा रहे हैं। अभी इनको जानकारी नहीं है
इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। मोदी और जी, जिन लोगों आप ने राम के कांग्रेस के चौखट पे बड़े आने नेता का ने मना कहा कर दिया। है, अजय राय ने कहा है कि ये जो मंदिर दर्शन अभियान शुरू कराने जा रहे हैं ये सरकारी पैसे से एक धर्म के लिए, तो ये कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए। और ये तो अनूप जी फैक्ट है, सरकार आपके नेता कह रहे हैं और आपने ये इसको विजन बनाया है कि नहीं हम लेकर के जाएंगे, दर्शन कराएंगे और अपने खर्चे से वहां पर उनको रुकवाएंगे भी, वापस छोड़ेंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? इसमें कौन सा बुरा काम कर दिया? इसमें कौन सा जिन राम को, जिन प्रभु राम को 5 वर्षों तक 50 वर्षों तक इन लोगों ने कैद कर रखा, अगर उन प्रभु के दर्शन कराने के लोग जा रहे हैं और हमें सौभाग्य है कि हम लोग उनको लेकर जा रहे हैं, तो उस पर दर्ज क्यों? इनको किसने मना किया? ये भी लेके जाए। ठीक है, कांग्रेस ठीक है। सरकार अब राम को ये कैद करना चाहते हैं। नहीं आप बिल्कुल ले जाने के लिए, लेकिन कभी उस बेरोजगार को रोजगार की तरफ ले जाएंगे, हाँ। उस महिला को चलिए सुरक्षा माफी चाहेंगे आप सभी मेहमानों से। आज ये चर्चा और आगे बढ़ाई जा सकती थी लेकिन समय की पाबंदी है। अनुभव अवस्थी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मोहित दीक्षित जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मोहम्मद सारिक जी आपका भी बहुत शुक्रिया और मदन भाटिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये लड़ाई लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व से पहले अब एक नया मोड़ ले चुकी है। आने वाले दिनों में तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है या फिर इसमें और बिखराव होता जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतारने का जो दावा किया जा रहा है वो कितना साकार हो पाएगा। इस कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए ABC न्यूज़।